हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग? आई होप यू आर हैप्पी एंड डूइंग वेल स्टडी। आज का जो अपना वीडियो, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 हिस्ट्री का क्लास 10 में से पहला चैप्टर जो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें से हम देख रहे थे द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, ये हम इस वीडियो में देख रहे हैं। तो इससे पहले मैंने जर्मनी का यूनिफिकेशन आपको बताया है। आज का जो अपना वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं इटली यूनाइटेड, इसका मतलब 4.2 इटली यूनाइटेड। इसका मतलब कि आज हम समझने वाले हैं इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, ये आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। इससे पहले ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्या कीजिए, तो आई बटन पर क्लिक करके जर्मनी का यूनिफिकेशन आप समझ सकते हैं। ओके, तो ये सब जो आप मैं आज बताऊंगा ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इससे पहले वाला पार्ट जरूर देखिएगा। चलिए थोड़ा सा आपको मैं हिंट दे देता हूं कि ये सब जो हो रहा है वो 1848 के बाद हो रहा है। ये हो कब रहा है? तो ये सब 1848 के बाद की हम क्या देख रहे हैं, तो हिस्ट्री देख रहे हैं। यूरोप में 1848 के बाद क्या हुआ? 1848 के बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज हुई वो क्या हुई, तो जो नेशनलिस्ट थे वो क्या हो गए, तो डेमोक्रेसी से या डेमोक्रेटिक व्यू से, और साथ ही साथ हम उसे कहते हैं कि रिवोल्यूशन, इससे वो दूर चले गए। इसका रीजन ये था, वो उस समय के जो मोनार्स थे उन्होंने वो समझ चुके थे कि हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट्स ये लिबरल मिडिल क्लास वालों को या फिर लिबरल नेशनलिस्ट वालों को देने पड़ेंगे, और उसके तहत उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाना शुरू कर दिया था मोनार्क्स ने। तो इसकी वजह से ये जो नेशनलिस्ट थे, नेशनलिज्म या फिर नेशनलिस्ट जो लोग थे, उन्हें ये रियलाइज होने लगा कि हर बार रिवोल्यूशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मोनार्क जो है वो सब चेंजेस ला रहे हैं जो जरूरी है फॉर अ नेशन स्टेट। तो इसकी वजह से वो इनडायरेक्टली सपोर्ट करने लगे थे मोनार्क को। तो इटली का यूनिफिकेशन भी वैसे हुआ है। इटली में जो पहले रिवोल्यूशनरीज थे, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने बाद में जाकर किसे सपोर्ट किया, तो टू द मोनार्क, और यूनिफाई किया किससे? पूरे इटली को। ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो देखिए क्या हुआ, क्या है एक्चुअली, किस तरह से इटली का यूनिफिकेशन हुआ है, ये अभी हम समझना शुरू कर रहे हैं। देखिए, लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ बिग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है टुकड़े। तो इसका मतलब है कि आप देख सकते हैं कि जर्मनी तरह इटली भी जो था उसका भी पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन, इसका मतलब है कि राजनीतिक विखंडन हुआ था। अगर देखा जाए तो इटली भी तो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। जैसे जर्मनी का जो फेडरेशन, जिसे हम कह सकते हैं कि कॉन्फेडरेशन था, 39 स्टेट्स थे उसमें। तो इसमें एक क्या था, तो अलग अलग छोटे छोटे क्या थे, तो आप बोल सकते हैं कि वहां पे भी आप छोटे छोटे राज्य देख सकते हैं कहां पे, इटली में। और इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री थी इटली की। इटालियंस वर स्कैटर्ड, जो इटालियंस थे वो स्कैटर्ड थे, इसका मतलब है कि वो बिखरे हुए थे ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स। अलग अलग तरह के सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स थे इटली, और इटालियन जो इटालियन लोग थे वो इन हम उसे कैसे डायनेस्टिक स्टेट में वो बिखरे हुए थे, एज वेल एज द मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर। और आपको दिखा देगा जो मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर है, बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में वो बिखरे हुए थे। ओके, इन शॉर्ट में आप कह सकते हैं कि इटली जो था वो अनेक डायनेस्टिक स्टेट्स और मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर्स में क्या हुआ था, स्कैटर हुआ था, बिखरा हुआ था। ओके, उसके बाद यह है बिखरा हुआ मींस डिवाइड हो चुका था। ओके, ड्यूरिंग द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के मिडल में, 19th सेंचुरी के मध्य में इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7। अभी ये आपको याद रखना है, 7 स्टेट्स, ऑफ विच कितने स्टेट्स में इटली डिवाइड था इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी। क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा 7 स्टेट में वो डिवाइडेड था। इटली जो था डिवाइड था 7 स्टेट में। आप फोटो भी देख सकते हैं स्क्रीन पे। ओके, उसके बाद क्या दिया देखिए, ऑफ विच ओनली वन सर्डेनिया पिडमोंट वाज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली हाउस। जो ओरिजिनल इटालियन प्रिंसली हाउस है वो कहां पे रूल कर रहे थे? सिर्फ सर्डेनिया पिडमोंट में। तो इसका मतलब है कि 7 स्टेट में इटली डिवाइड हो चुका था, उसमें से सिर्फ एक ही ऐसा स्टेट था जो है सर्डिनिया पिडमोंट। वहां पर कौन रूल कर रहा था? तो इटालियन प्रिंसली हाउस रूल कर रहा था। ओके, ओरिजिनल जो इटालियन प्रिंसली हाउस कहां पे था? तो सर्डिनिया पिडमोंट में था। द नॉर्थ वाज अंडर, अभी डिवाइडेशन देख रहे हैं किस तरह से डिवाइडेशन हो चुका है। द नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग, द सेंटर वाज रूल्ड बाय द पोप, एंड द साउथर्न रीजन वर अंडर द डोमिनेशन ऑफ द बर्बन किंग ऑफ स्पेन। तो इसका मतलब देखो, अभी मैं आपको बताता हूं एक ड्रॉ करके। सपोज ये इटली है, इटली का जो नॉर्थर्न पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट, जिस पर कौन रूल कर रहा था? ऑस्ट्रियन, AUSTRIN, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग सेंटर। अब ये सेंटर इटली का, यहां पे कौन रूल कर रहा था? पोप। और जो साउथर्न पार्ट है वहां पर कौन कर रहा था? तो बर्बन, BOURBON, बर्बन किंग ऑफ स्पेन। ओके, इस तरह से आप देख सकते हैं कि इटली जो था, ये पूरा जो इटली है, पूरे इटली पे इस तरह से क्या देख सकते थे आप, इन लोगों का वर्चस्व था। ये लोग क्या कर रहे थे? तो इटली के अलग अलग भागों पे राज कर रहे थे।
ओके, और एक सिर्फ फर्डिनेंड पिडमोंट जो है वही पे इटालियन राजा जो था वो क्या कर रहा था, रूल कर रहा था। इसके बाद क्या दिया है देखो कि द इटालियन लैंग्वेज हैडंट एक्वायर वन कॉमन फॉर्म। जो इटालियन लैंग्वेज थी वो क्या नहीं थी, तो उसे कोई भी एक कॉमन फॉर्म, जिसे हम कह सकते हैं कि साझा रूप से मिला नहीं था, कोई भी एक कॉमन फॉर्म उसका नहीं था। एंड स्टिल हैड मेनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस। इटालियन लैंग्वेज जो थी उसके क्या थे, तो अलग अलग वेरिएशंस थे। वेरिएशंस में रूप थे, जैसे कि रीजनल, ओके, क्षेत्रीय रूप, और उसे हम कह सकते हैं कि लोकल, स्थानिक रूप में ये लैंग्वेज डिवाइड हो चुकी थी। इसका कोई भी एक कॉमन फॉर्म नहीं था उन दिनों में। तो इसका मतलब है कि इटली जो था वो तो डिवाइड हो चुका था अलग अलग क्षेत्रों में, साथ ही साथ इटालियन लैंग्वेज भी था, उसका भी कोई कॉमन रूप नहीं था उन दिनों में। और देखिए अभी यहां तक तो हमने समझा कि इटली किस तरह से डिवाइड हो चुका है। अब हम देखेंगे कि इटली को यूनिफाई करने के लिए कौन से लोगों ने प्रयास किया और इटली किस तरह से यूनिफाई हुआ। तो इस यूनिफिकेशन में, इटली का यूनिफिकेशन करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है, जो शुरुआत की उसने किसने की थी, तो जोसेफ मैंज़िनी ने की थी। इसके बारे में हमने देखा है द रिवोल्यूशनरी टॉपिक में। इनके बारे में हमने देखा कि ये किस तरह से इन्होंने क्या किया, तो सीक्रेट सोसाइटीज बनाए, किस तरह इन्होंने उनके जो आइडिया है रिवोल्यूशनरीज के आइडिया, रिवोल्यूशन के आइडियाज किस तरह से स्प्रेड किए थ्रू द सीक्रेट सोसाइटीज, ये हमने देखा है। फिर भी यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी है वो हम समझ लेंगे। ड्यूरिंग द 1830s, 1813 के दौरान में, उस टाइम, ओके, 1830 से लेकर 1840 तक का जो टाइम है, ड्यूरिंग 1830s, इस 10 सालों में जोसेफ मैंज़िनी हैड सॉट टू पुट टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम। उसने एक कोहेरेंट प्रोग्राम बनाया था, जिसे हम कह सकते हैं सुनियोजित कार्यक्रम, एक सुविचारित, जिसे हम कह सकते हैं एक प्रॉपर उसने प्रोग्राम बनाया। किस लिए? फॉर अ यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक। एक यूनिटरी, एकीकृत ऐसा इटालियन रिपब्लिक बनाने के लिए, गणराज्य बनाने के लिए उसने एक कोहेरेंट प्रोग्राम बनाया था। किसने? जोसेफ मैंज़िनी ने उस 10 साल में वो उसके लिए काम भी कर रहा था। तो उसने क्या किया, इस कोहेरेंट प्रोग्राम को अप्लाई करने के लिए, सो ही हैड फॉर्म अ सीक्रेट सोसाइटी। उसने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई इटली में, वो थी यंग इटली, जो उसने स्थापित, जो सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी उसने वो कहाँ बनाई थी, तो मर्सेल्स में उसने बनाई थी। और इस सीक्रेट सोसाइटी का जो उद्देश्य था, कौन से, यंग इटली नाम की जो सीक्रेट सोसाइटी बनाई, इस तरह से वो क्या कर रहे थे, तो जो रिवोल्यूशनरीज थे, इटली के रिवोल्यूशनरीज जो झगड़ रहे हैं या जो फाइट कर रहे हैं, किसके लिए, तो इटली को यूनिफाई करने के लिए, उन्हें ट्रेनिंग देना और उनके जरिए लोगों के बीच में क्या करना, तो आइडियाज फैलाना। ये काम ये यंग इटली नाम की, जो हम उसे कह सकते हैं सीक्रेट सोसाइटी, वो कर रही थी। उसने और एक सोसाइटी बनाई थी यंग यूरोप, वो भी जो यंग यूरोप की जो ये है सीक्रेट सोसाइटी, वो उसने बर्न में बनाई थी। सीक्रेट सोसाइटी का मतलब यही था कि क्या करो, आइडियोलॉजी को स्प्रेड करो, आइडियोलॉजी में विचारधारा को स्प्रेड करो, जो उसने बनाई होगी इटली के लिए। तो यंग इटली का जो सीक्रेट सोसाइटी, उसके तहत वो क्या करेगा, तो उस प्रोग्राम के जो आइडियाज है वो लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा। साथ ही साथ रिवोल्यूशनरीज जो है उन्हें ट्रेनिंग भी देने का काम इस सीक्रेट सोसाइटी के द्वारा हो रहा था। तो समझ रहे आप, जोसेफ मैंज़िनी ने सबसे पहले ट्राई किया, उसने कोहेरेंट प्रोग्राम बनाया, किसके लिए, तो यूनिफाई करने के लिए, किसे, इटली को। इसके लिए उसने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई, यंग इटली। मगर 1831 से लेकर 1848 तक जो कुछ भी विद्रोह हुए, 1831 से लेकर 1848 में जो कुछ भी रिवोल्यूशन हुए, उठाव हुए, ओके, विद्रोह हुए, तो वो सब फेल हो गए थे। और इन सब फेलियर के बावजूद ये जो सब असफलता मिली रिवोल्यूशनरीज को, किसके लिए, तो टू यूनिफाई द इटली। इस वजह से क्या हो गया, तो इटली को यूनिफाई करना, इटालियन स्टेट को यूनिफाई करने की जिम्मेदारी आ गई किस पे, तो सर्डिनिया पिडमोंट के जो किंग थे, जो जिनका नाम है विक्टर इमैनुअल सेकंड, जो विक्टर इमैनुअल सेकंड है, उनके सर पर ये सब जिम्मेदारी आ गई कि वो क्या करे, तो इटली को क्या करे, तो यूनिफाई करे थ्रू वॉर, युद्ध के जरिए वो क्या करे, तो इटली को यूनिफाई करे। क्योंकि जो कुछ प्रयास हुए किसने, रिवोल्यूशनरीज के, वो पूरी तरह से फेल हो गए थे 1831 से लेकर 1848 तक। तो लास्ट का ऑप्शन जो था वो था कौन, तो रूलर, किंग जो है विक्टर इमैनुअल, जो रूल कर रहा था किस पे, तो फर्डिनेंड पिडमोंट पे, उस पर ये जिम्मेदारी आ गई थी। इन द आइज ऑफ द रूलिंग इलाइट ऑफ दिस रीजन, इस रीजन में रहने वाले जो रूलिंग इलाइट्स थे, ओके, रूलिंग इलाइट्स मींस जैसे हम कह सकते हैं कि रिच लोग, एक अभिजात वर्ग, इनके लिए ये जो यूनिफिकेशन होने वाला था इटली का, इसका फायदा क्या था, तो इट ऑफर्स देम, इसका फायदा उन्हें ये होने वाला था कि उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी और पॉलिटिकल डोमिनेंस भी उनका बढ़ जाएगा, राष्ट्रीय जो प्रभुत्व है वो इस जिसे हम कह सकते हैं रूलिंग इलाइट जो लोग हैं उनका भी बढ़ने वाला था। तो इसलिए वो भी सपोर्ट कर रहे थे किसके लिए, तो टू यूनिफाई इटली। जैसे पे मैंज़िनी के बाद जो दूसरा नंबर आता है, फिर जो एक और एक इंपॉर्टेंट जो पर्सन है जिसने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है किसके लिए, तो इटली को यूनिफाई करने के लिए, और वो है चीफ मिनिस्टर, प्रमुख मंत्री, जिसे हम कह सकते हैं कि काउंट कैमिलियो दी कावूर।
इसने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है किसे, तो इटली को यूनिफाई करने के लिए। तो किस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो चीफ मिनिस्टर था काउंट कैमिलियो दी काउर, उसने क्या किया था, तो नेतृत्व किया था टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली। इटली की जो प्रदेश है उन्हें एकत्रित करने वाले जो आंदोलन है उसका नेतृत्व किसने किया था, तो चीफ मिनिस्टर काउंट कैमिलियो दी काउर इन्होंने किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होने वाले, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इनका क्या रोल है, पहले तो उन्होंने क्या किया, तो यूनिफाई करने वाली जो कुछ मूवमेंट है उसका उन्होंने नेतृत्व किया। सेकंड जी आप देख सकते हो उनके बारे में कि ही वॉज नाइदर अ रिवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट्स, वो ना तो क्रांतिकारी थे एंड ही वॉज नॉट अ डेमोक्रेट, वो जनतंत्र पर विश्वास रखने वाले भी नहीं थे। ही वॉज अ लॉयर टू द किंग, वो एक किंग का एक लॉयर आदमी था, लॉयल आदमी जिसे हम कह सकते हैं। ओके, लॉयल मीन्स विश्वासु जिसे हम कह सकते हैं, वैसा वो आदमी था। ही स्पोक फ्रेंच, ये अच्छे फ्रेंच बोल सकता था, मच बेटर दैन ही डिड इटालियन, इटालियन लैंग्वेज से भी ज्यादा वो अच्छी फ्रेंच बोल सकता था। इसका मतलब इटली में रहने वाले जो कुछ इलाइट ग्रुप्स है, साथ ही साथ एजुकेटेड लोग, उनके जैसी वो फ्रेंच बोल सकता था, इटली से भी अच्छी और फ्रेंच उससे आती थी। इस फ्रेंच लैंग्वेज की वजह से उसका क्या फायदा हुआ, तो थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विथ फ्रांस इंजीनियर्ड बाय काउर, काउर ने क्या किया, तो टैक्टफुली एक कूटनीतिक चतुर कूटनीतिक क्या किया, तो अलायंस किया फ्रांस के साथ, और सर्डिनिया पिडमॉन्ट सक्सीडेड, और इस अलायंस की वजह से जो सर्डिनिया पिडमॉन्ट है सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेस। इस अलायंस की वजह से इन्होंने साथ में मिलकर क्या किया, तो ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया। कब, 1859 को। इसका मतलब कि सर्डिनिया पिडमॉन्ट, विक्टर इमैनुअल सेकंड का चीफ मिनिस्टर कौन है, काउंट कैमिलियो दी काउर। काउंट कैमिलियो दी काउर ने क्या किया, तो अलायंस किया। इसका मतलब कि अलायंस करवा दिया उसने सर्डिनिया पिडमॉन्ट का फ्रांस के साथ, और सर्डिनिया पिडमॉन्ट ने क्या किया, तो विद द हेल्प ऑफ फ्रांस दे डिफीटेड और दे सक्सीडेड टू डिफीट ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859। वो सक्सेसफुल हो गए ऑस्ट्रियन फोर्सेस को डिफीट करने के लिए। इसका मतलब जो क्षेत्र ऑस्ट्रिया के कब्जे में था वो फिर से उन्होंने क्या किया, तो एनेक्स कर लिया। एनेक्स कर लिया मींस जोड़ लिया, किसके साथ, तो इटली के साथ। तो ये फायदा हुआ वहां पर काउंट कैमिलियो दी काउर का, चीफ मिनिस्टर का। जोसेपी मैज़नी, और उसके बाद है काउंट कैमिलियो दी काउर, उनके बाद आता है नंबर किसका, तो जोसेपी गैरिबाल्डी का। ये भी एक इंपॉर्टेंट पर्सन है जिन्होंने क्या किया था, तो इटली को यूनिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो उन्होंने क्या रोल प्ले किया, इंफॉर्मेशन दिया है, हम वो समझेंगे। देखिए अभी ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराने में सफल हो गए कौन, तो सर्डिनिया पिडमॉन्ट विद द हेल्प ऑफ फ्रांस। उसके बाद जोसेपी गैरिबाल्डी, उनके लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में, अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स में सैनिक, जो नियमित सैनिक है, उनके अलावा अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म वॉलंटियर्स, लार्ज नंबर मींस बहुत ज्यादा संख्या में जो आर्म वॉलंटियर्स में सशस्त्र जो स्वयंसेवक है, वो भी क्या हो गए, तो अंडर द लीडरशिप ऑफ जोसेपी गैरिबाल्डी ज्वाइन द फ्रे। वो क्या हो गए, तो जोसेपी गैरिबाल्डी के लीडरशिप में, नेतृत्व में उन्होंने क्या किया, तो ज्वाइन किया किसे, तो द फ्रे मींस वॉर, वो युद्ध में उतर गए थे। ओके, इसका तो लोगों को उसने इस तरह से कलेक्ट किया कि सब लोग क्या हो गए, तो स्वयं स्फूर्ति से तैयार हो गए, स्व इच्छा से वो तैयार हो गए टू टेक पार्ट इन द वॉर। ओके, ये था कौन, जोसेपी गैरिबाल्डी। इन 1860 को दे मार्च, अभी जोसेपी गैरिबाल्डी और ये जो आर्म वॉलंटियर्स है वो कहां पर निकल पड़े, इनटू द साउथ, वो इनटू द साउथ इटली, साउथ इटली म्हणजे दक्षिण जो इटली है उधर वो निकल पड़े। एंड द किंगडम ऑफ टू सिसिलिस, और जो किंगडम है दो किंगडम, द किंगडम ऑफ टू सिसिलिस, उस एरिया की तरफ वो निकल पड़े। एंड सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट्स इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर्स। और वहां पर जाने के बाद वहां के जो लोकल पीजेंट्स थे, वहां के जो स्थानिक जिसे हम कह सकते हैं पीजेंट्स, उनकी मदद से वो उन्होंने क्या किया, तो स्पेनिश रूलर को वहां से क्या कर दिया, तो भगा दिया, या फिर उसे कह सकते वहां से उन्हें हराने में वो सक्सेसफुल हो गए। जोसेपी गैरिबाल्डी को सपोर्ट मिला वॉलंटियर्स का, साथ ही साथ लोकल पीजेंट्स का, किसे हराने के लिए, तो स्पेनिश रूलर को हराने के लिए। साउथ में बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन जो रूल कर रहे थे, उन्हें ये हराने में क्या हो गए, तो सक्सेसफुल हो गए थे। साउथ इटली को जीतने के बाद इन 1861, कब, 1861 को जो विक्टर इमैनुअल सेकंड थे उन्हें क्या कर दिया गया, तो किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, एकीकृत इटली का उन्हें क्या कर दिया गया, तो राजा घोषित कर दिया गया था इन 1861। इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि व्हेन डिड विक्टर इमैनुअल सेकंड वाज प्रोक्लेम एज द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। तो इसे किंग बनाने के बाद अभी सिचुएशन देखेंगे हम इटली की सिचुएशन क्या थी। जो इटालियन पॉपुलेशन थी, मोस्ट ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन इट वाज दे वर इलिटरेट, वो क्या थे, अशिक्षित थे, बहुत सारे जो इटालियन लोग थे। और
दे वर अनअवेयर अबाउट द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट। जो लिबरल नेशनलिस्ट जो आइडियोलॉजी है, ये जो विचारधारा है, उनके बारे में उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था, क्योंकि बहुत ज्यादा जो जनता थी, पॉपुलेशन थी इटली की, वो कैसी थी, तो इलिटरेट थी, अशिक्षित थी। द पीजन मासेस, इतनी अशिक्षित होना भी कितना है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि द पीजन मासेस हु हैड सपोर्टेड गैरिबाल्डी इन साउथर्न इटली हैड नेवर हर्ड ऑफ इटालिया। जो पीजन्स थे, जो किसान थे, जिन्होंने सपोर्ट किया था गैरिबाल्डी को, कहाँ पे, साउथर्न इटली में, ओके, तो उन्होंने इटालिया नाम कभी सुना ही नहीं था, और वो सोच रहे थे, वो बिलीव कर रहे थे, क्या बिलीव कर रहे थे वो, कि ला टालिया जो है वो क्या है, तो विक्टर इमैनुअल की वाइफ है, और उसे बचाने के लिए ये सब वॉर हो रहा है। ये सोच जो थी उन लोगों के बीच में थी। इटालिया नाम या फिर देश या फिर नेशन स्टेट, इसके बारे में उनकी कोई जानकारी नहीं थी। ओके, अभी इस तरह से इटली को क्या किया गया, तो यूनिफाई किया गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इटली को किस तरह से यूनिफाई किया गया। अगर आप पर इसको क्वेश्चन आता है तो आप क्या कर सकते हैं, इटली के यूनिफिकेशन अच्छे से लिख सकते हैं। ओके, 3 इंपॉर्टेंट लोग आपको याद रखने, विक्टर इमैनुअल का रोल भी आपको पूछा जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट सूचना, ये जो चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसको मैंने पार्ट में डिवाइड करके अपलोड किया है, तो सबकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर जाके आप क्या कर सकते हैं, पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।